नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 4 जिसका नाम है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। आज इसके सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस बुक नंबर 2 है, ये ध्यान रखिएगा, ये बुक नंबर 2 है। बुक नंबर 1 का ऑलरेडी नोट्स MCQ तैयार हो चुका है। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जरूर जाके देखें। आज हम आपको चैप्टर 4 के इंपोर्टेंट नोट्स के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट कहता है भारतीय ग्रामीण समाज। भारत के अंदर जो गांव में लोग रहते हैं उनके सामाजिक स्थिति कैसी है। तो देखिए, भारतीय समाज जो है उसका प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज है। भारतीय जो हमारा समाज है वो प्रमुख रूप से ग्रामीण में, गांव में रहने वाले लोग होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कहा गया है कि 60% लोग गांव में रहते हैं और उनका जीवन कृषि तथा उनसे संबंधित व्यवसाय पे चलता है तथा भूमि उत्पाद एक महत्वपूर्ण साधन है। आपको तो पता है जो लोग गांव में रहते हैं उनका मेन कार्य क्या है, तो उनका प्रमुख काम है खेती करना। तो जो भूमि उत्पादन होता है, जो जमीन से वो उत्पादन प्राप्त करते हैं, वही उनका प्रमुख साधन होता है। कृषि तथा संस्कृति का घनिष्ठ संबंध आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ग्रामीण भारत की सामाजिकता भी कृषि आधारित होता है और इसके अलावा व्यवसायों को भिन्नता यहाँ की जाति व्यवस्था प्रदर्शित करती है। जैसे कि यहाँ पे आपको धोबी मिल जाएगा, लोहार मिल जाएगा, कुम्हार मिल जाएगा, सुनार मिल जाएगा, नाई मिल जाएगा, इत्यादि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि त्योहार का कृषि से संबंध। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत के विभिन्न भागों के त्योहार, जैसे कि पोंगल हो गया तमिलनाडु इत्यादि में मनाया जाता है, बैसाखी हो गया जो पंजाब में, ओणम हो गया जो केरल में, हरियाली तीज जो हरियाणा में, बिहू जो है वो असम में, और उगाड़ी जो है वो कर्नाटक इत्यादि में मनाया जाता है। तो ये क्या होता है, फसल काटने के समय मनाए जाते हैं। जब किसानों का फसल कटने लगता है ना, तब ये एक तरह से समझिए ना कि ये फसल कटने वाले ही त्योहार हैं जो इसी समय में मनाए जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है कृषि और संस्कृति क्या है। तो देखिए, सभी भोजन, त्योहार और कपड़े जमीन से जुड़े हुए हैं। मुख्य कृषि व्यवसाय जैसे कि बढ़ई, कुम्हार, कारीगर, मूर्तिकार आदि हैं। वैश्वीकरण के आगमन के साथ स्कूल के शिक्षकों, अस्पताल में नर्सों, डॉक्टरों, डाक तथा टेलीग्राफ में कई व्यवसायों को पेश किया। जब से ये वैश्वीकरण आया तब से नए नए आपको यहाँ पे व्यवसाय देखने को मिलेंगे। कई कारखाने आ रहे हैं और ग्रामीण लोग यहाँ पे श्रम प्रदान करते हैं। ग्रामीण लोगों को वहां पे क्या मिलता है, नौकरी मिलता है। जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उसमें ग्रामीण लोगों को क्या प्राप्त होता है, नौकरी प्राप्त होता है। तो ये सब कैसे हुआ, तो ये वैश्वीकरण के कारण हुआ है। तो ये हमारा कृषि और संस्कृति था। अब हम जान लेते हैं कि कृषि संरचना क्या होता है। भारत में कुछ भागों में कुछ न कुछ जमीन का टुकड़ा काफी लोगों के पास होता है, जबकि दूसरे भागों में 40 से 50% परिवार के पास भूमि नहीं होती है। उत्तराधिकार के नियमों और पितृवंशीय नातेदारी के कारण महिलाएं जमीन की मालिक नहीं होती। भूमि रखना ही ग्रामीण वर्ग संरचना का आकार देखा जाता है। कृषि मजदूरों की आमदनी कम होती है और उनका रोजगार असुरक्षित रहता है। वर्ष में वे काफी दिन क्या होता है, बेरोजगार होते हैं। अब जो कृषि है, जो खेती बाड़ी है, इसकी संरचना के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि जमीन का टुकड़ा है वो क्या होता है कि भारत में जितने भी कृषि करने वाले लोग हैं उनके पास तो होता ही है, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब इन 100% में से 50% ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन होता ही नहीं है। उत्तराधिकार के नियम और पितृवंशीय नातेदारी के कारण महिलाएं जमीन की मालिक नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ तो पितृवंशीय परिवार होता है। और भूमि मतलब जमीन रखना जो है वही किसान की पहचान है। जितना ज्यादा जमीन रहेगा किसान उतना बड़ा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इनकी आमदनी कम होती है और पूरे साल तो काम करते नहीं है। पूरे साल में ज्यादा दिन तक ये बेरोजगार होते हैं, इनके पास कोई काम ही नहीं होता है। अब हम प्रबल जाति के बारे में जान लेते हैं। प्रबल जाति क्या होता है, प्रत्येक क्षेत्र में या तो 2 जाति के लोग ही भूमि रखते हैं तथा इसकी संख्या भी गांव में महत्वपूर्ण होता है। समाज शास्त्री MN श्रीनिवास ने ऐसे ही लोगों को प्रबल जाति का नाम दिया है। जिनके पास सबसे ज्यादा जमीन वगैरह होता है उसे ही प्रबल जाति का नाम दिया गया है। प्रबल जाति राजनीतिक आर्थिक रूप से शक्तिशाली होती है, मतलब राजनीति में इनका पहुंच होता है और ये पैसे वाले होते हैं।
ये प्रबल जाति लोगों पर प्रभुत्व बनाए रखती है, जैसे कि पंजाब के जाट सिख, हरियाणा में भी ये जाट सिख जो है उनका प्रभुत्व होता है, तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी जाट, आंध्र प्रदेश में कम्मास एवं रेड्डी परिवार जो होते हैं, कर्नाटक में बोक्का लिगास तथा लिगायत, और बिहार के यादव आदि, ये सब क्या है, प्रबल जातियों में आते हैं। इनकी जाति जो है वो प्रबल मानी जाती है क्योंकि इनकी जनसंख्या अच्छी होती है, इनके राजनीति में पकड़ होता है, इनके आर्थिक स्थितियां बढ़िया होती है। क्या होता है कि अधिकतर सीमांत किसान तथा भूमिहीन लोग निम्न जाति समूह से होते हैं। वे अधिकतर प्रबल जाति के लोगों के यहाँ कृषि मजदूरी करते हैं। अब जो प्रबल जाति है उसके पास तो जमीन है, उसके पास आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत है, तो जो बाहर के लोग होते हैं या फिर जो बाकी लोग बच जाते हैं वो इन्हीं के यहाँ मजदूरी का काम करते हैं, और मजदूरी जैसे पद्धति इसी कारण से प्रचलन में है। तो ये था हमारा प्रबल जाति। अब हम जान लेते हैं हलपति तथा जीता क्या होता है। देखिए, शक्ति तथा विशेषाधिकार उच्च तथा मध्य जाति के पास ही थे। संसाधन की कमी और भू स्वामियों की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव के कारण बहुत से गरीब कामगार पीढ़ियों से उनके यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। गुजरात में इस व्यवस्था को हलपति तथा कर्नाटक में जीता के नाम से जाना जाता है। जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनके यहाँ जितने भी ये बंधुआ मजदूर जो बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं, इन्हीं को गुजरात में क्या कहा गया है, हलपति कहा गया है। और इनको जो कर्नाटक में है वो जीता के नाम से जाना जाता है। तो यही था हलपति और जीता। जमींदारी व्यवस्था क्या है, इस प्रणाली में जमींदार भूमि का स्वामी माना जाता है। जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होता है वो क्या कहलाता है, वो जमींदार कहलाता है। सरकार से कृषक का सीधा संबंध नहीं होता, अपितु जमींदार के माध्यम से भूमि का कर सीधा सरकार को दिया जाता था। जैसे कि स्थानीय राजा या जमींदार भूमि पर नियंत्रण रखते थे। किसान अथवा कृषक जो कि उस भूमि पर कार्य करता था वह फसल का एक पर्याप्त भाग उन्हें दे दिया जाता था। यह था हमारा जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था आज भी लगभग आप देखिए गांव में ये सब चलता ही आ रहा है, जमींदारी व्यवस्था। अब हम देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। तो रैयत का अर्थ होता है कृषक, किसान। रैयत का क्या मतलब है, किसान। इस जमीन पर पहले से ज्यादा नियंत्रण जमींदार को मिला। औपनिवेशिक ने कृषि का बड़ा टैक्स लगा दिया। औपनिवेशिक काल में क्या हुआ कि कृषि पर बहुत ज्यादा टैक्स लग गया। इस प्रकार कृषि उत्पादन कम होने लगा और कुछ क्षेत्रों में यह सीधा ब्रिटिश शासन के अधीन था। कुछ क्षेत्र में तो डायरेक्ट ये ब्रिटिश अपने अंदर ले लिए, जमीनों को अपने हिसाब से खेती करते थे। इसे ही क्या कहा जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। तेलुगु में रैयत का अर्थ होता है कृषक। इस प्रकार जमींदार के स्थान पर कृषक स्वयं टैक्स चुकाता था तथा इस प्रकार इनका टैक्स भार भी कम हो गया, क्योंकि अब जमींदारी तो रही नहीं, जमींदार के माध्यम से तो टैक्स जाता नहीं था, तथा इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा संबद्धता भी बढ़ गई। तो ये था हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब हम हरित क्रांति के बारे में जान लेते हैं कि हरित क्रांति क्या था। उच्च उपज देने वाले बीजों, मतलब हाइब्रिड बीज जिसे कहते हैं, उर्वरकों, नई तकनीक, सिंचाई विधियों के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि को ही क्या कहा गया, हरित क्रांति कहा गया। यह 1970 के दशक में भारत में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति कब हुआ तो आप बताएंगे 1970 के दशक में हरित क्रांति यहाँ पे हुआ था। हरित क्रांति कृषि के उत्पादन को बढ़ाने एवं सुनियोजित तथा वैज्ञानिक तरीका है। पंचवर्षीय योजना का विश्लेषण करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यदि हमें खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है तो हमें उत्पादन से संबंधित नए तरीके और प्रौद्योगिकी, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा। यदि हमें कृषि में और ज्यादा फसल उगाना है तो नए तरीके के खाद, नए तरीके के मशीन इत्यादियों का उपयोग करना होगा। इस उद्देश्य का ध्यान में रखते हुए 1966 और 1967 में कृषि में तकनीक परिवर्तन लाए गए, मतलब मशीनों का बदला बदली किया गया, अच्छे अच्छे मशीन लाए गए। उत्पादकता विशेषकर गेहूं और चावल के लिए नए बीज लाने का नया प्रयोग शुरू किया गया। इसके लिए सिंचाई के साधनों, कीटनाशकों और उर्वरकों का भी प्रयोग किया गया। कृषि में विकसित साधनों का प्रयोग को ही क्या कहा जाता है, हरित क्रांति का नाम
दिया गया है। हरित क्रांति के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, तो यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था हरित क्रांति के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 1970 में जो हमारे यहाँ पैदावार में अचानक से बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति के होने के कारण क्या थे? तो हमारे यहाँ बीजों का बदलाव हुआ, अच्छे अच्छे बीज लाए गए, अच्छे अच्छे मशीनें लाई गई, कीटनाशक लाया गया, खाद खल्ली लाया गया, जिससे फसलों के पैदावार में बहुत अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली। अब हम जान लेते हैं कि हरित क्रांति से अमीर किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हुआ कैसे। तो देखिए, हरित क्रांति के दौरान नई तकनीक जो आई, बीज और उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया, इससे क्या हुआ? अमीर किसानों के लिए महंगी चीजों को खरीदना संभव हो गया, क्योंकि उनके पास तो पहले से पैसा था, तो वो चीजों को खरीद सकते थे, इसीलिए उनको ज्यादा फायदा यहाँ पे देखने को मिला। अमीर किसानों ने इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया। हरित क्रांति से पहले भारत में अनाज उत्पादन के क्षेत्र की स्थिति कैसी थी? तो हरित क्रांति से पहले जो भारत था वो आवश्यक अनाज की उत्पादन करने में असमर्थ था। जितना मतलब हम लोग खा लेते थे, इतना भी अनाज नहीं उगा पाते थे, कभी कभी अनाजों की कमी हो जाती थी, इसी कारण से तो भूखमरी हो गया था। याद है ना, कोलकाता में भूखमरी के कारण पश्चिम बंगाल में क्या हालत हो गया था? लोग लाखों लाखों की स्थिति में भूखे मर गए, भूखमरी की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनाज का आयात किया, बाहर से खरीदते थे। भारत जब किसी प्रधान देश है, हम लोग खेती के लिए जाने जाते हैं, फिर भी अनाज खरीदने के समय में हम बाहर से खरीद के लाते थे, क्योंकि हम जितना भोजन करते थे उतना पर्याप्त अनाज हम नहीं उगा पाते थे। यही था हरित क्रांति से पहले भारत का स्थिति। अब देखिए, हरित क्रांति का मुख्य आधार क्या है? क्या कारण थे हरित क्रांति के? उपज की कीमत का निर्धारण हुआ, मुख्य आधार। पशुपालन का विकास हुआ, निगम की स्थापना हुई, कीटनाशकों का प्रयोग हुआ, बहुफसली कार्यक्रम हुआ। बहुफसली मतलब कई तरह के फसल को उगाने का कार्यक्रम को क्या कहते हैं? बहुफसली। कीटनाशक, जो जीव हमारे कृषि के पौधों को कष्ट पहुंचाते थे, समाप्त कर देते थे, खा जाते थे, उन्हें मारने के लिए दवाई आ गया, उनको खत्म करने के लिए, जिससे फसल दोगुना हो गया, तिगुना हो गया, 4 गुना फसल हो गया। तो ये कृषि हरित क्रांति का मुख्य आधार के रूप में जाना जाता है। अब हम जानते हैं कि हरित क्रांति के सामाजिक परिणाम क्या थे। तो वर्ग संघर्ष हुआ, खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि हुई, कृषि मजदूर गरीब हो गए, छोटे किसानों की पहुंच से बाहर थी एडवांस टेक्नोलॉजी। पैसे ही नहीं थे भाई साहब इनके पास, पैसे होंगे तब तो ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली मशीनें खरीद पाएंगे। बड़े किसान तो खरीद लिए, उन्होंने अपने विकास को और आगे बढ़ा लिया, और छोटे किसान मारे गए। आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई, बड़े खेतीहर बड़े होते गए, छोटे और गरीब होके मजदूर होके मरने लगे। अरे स्थिति तो ऐसी आ गई कि किसान फांसी पे चढ़ने लगे, आत्महत्या करने लगे। किसान, हमारे भारत में किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति है ना कि कुछ दिनों में तो खेती करना ही बंद कर देंगे, ऑटोमेटिक होगा सब। क्योंकि किसान के पास जब आप पूरे साल मेहनत करने के बाद आपके पास भोजन करने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, आपके ऊपर बैंक का लोन है, पानी का लोन है, बिजली का लोन है, तो वो किसान खेती क्यों करेगा? वो किसान खेती करके हमारी पेट को पालेगा और खुद आत्महत्या तो करेगा नहीं। तो ये जिस तरह से समय चलता जा रहा है, कुछ समय में यही होगा, किसान खेती करना छोड़ देंगे। आ ही गया टॉपिक। अब देख लीजिए कि किसानों के आत्महत्या के कारण क्या है, किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। तो समाजशास्त्री जो है, जितने भी समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कृषि तथा कृषक समाज में होने वाले संरचनात्मक और सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य करने का प्रयास किया है। क्या है? आत्महत्या करने वाले बहुत से किसान सीमांत किसान थे, मतलब पहले के मजबूत किसान थे, जो मूल रूप से हरित क्रांति के तरीकों का प्रयोग करके अपनी उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। हरित क्रांति में क्या था? कीटनाशक डालना, अच्छे अच्छे बीज लगाना, पानी की सिंचाई के लिए टेक्नोलॉजी लाना। तो ये सभी वही किसान थे जो हरित क्रांति के नियमों का पालन करके अपने और ज्यादा फसलों को उगाना चाहते थे। कृषि रियायतों में कमी के कारण उत्पादन लागत में तेजी से बढ़ोतरी हुई, मतलब सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी मिल नहीं रहा था, बाजार स्थिर नहीं था, तथा बहुत से किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए महंगे मदों में निवेश करने हेतु अत्यधिक उधार लेते गए और किसान ऋणी होते जा रहे हैं, मतलब कर्ज के नीचे डूबते जा रहे हैं। किसान का न होना तथा कुछ मामलों में उचित आधार तथा बाजार मूल्य के अभाव के कारण किसान कर्ज के बोझ को उठाने में असक्षम हो गया। मान लीजिए कोई फसल किया किसान ने, और वो फसल उसको पूरे साल मेहनत करने के बाद उसे 10 रुपए पर केजी वो पड़ गया। अब मार्केट में गया, वहां 7 रुपए वो बिक रहा है, तो 3 रुपए का नुकसान हो गया ना उसको। और उसने ऑलरेडी ये सारी चीजें लोन लेके किया है, बैंक से, किसी दूसरे जमींदार से इंटरेस्ट पे पैसा उठाया किया है, तो ऐसे में क्या करेगा? वो आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि वो तो लोन चुका नहीं पाया और उसका सामान पूरा बिक नहीं रहा है मार्केट में।
इस कारण से किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं। इस तरह से आपने देखा क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 4 जिसका नाम था ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। आज इसके इंपॉर्टेंट नोट्स समाप्त हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।